स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी। और इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज की प्रमुख विविधताएं कौन कौन सी है, मेजर डाइवर्सिटीज़ के बारे में। सबसे पहले दुबे ने प्रश्न उठाया कि विविधता के स्रोत क्या हैं। दुबे ने इसके स्रोत 3 प्रकार के बताए थे मुख्य रूप से। एक बताया था उन्होंने प्रजातियों के आधार पर विविधता, दूसरा उन्होंने बताया था धर्म के आधार पर विविधता, और तीसरा उन्होंने बताया था भाषा के आधार पर विविधता। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत प्रमुख इतिहासवेदाओं और भारतीय विद्याशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विविधताएं बताई हैं। सबसे पहले विविधता मानी गई है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक दृष्टि से भारत अनेक विविधताओं वाला देश है जो दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति भारत की महान नदी सिंधु के नाम से मानी जाती है। कुछ विद्वान भारत खंड के नाम से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे जम्बू द्वीप के नाम से अभिहित करते हैं, जो 7 द्वीपों में से एक था। आज भी पंडित जन अपने मंत्रों में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे जैसा संबोधन करते सुनाई पड़ते हैं। एक पौराणिक मान्यता के आधार पर राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल, समुद्र का तटीय मैदान। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिन पर सदैव बर्फ जमी रहती है। अनेक महात्मा आए और उन्होंने इन बर्फीली चोटियों पर हिमालय पर जाकर तपस्या की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहाँ के प्रमुख पुण्य स्थल माने जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश स्थलों पर प्रतिवर्ष हजारों दर्शनार्थी जाते हैं और दर्शन करते हैं। दूसरा भाग माना गया है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां और प्रचुर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अनेक जनजातियां नागा, गारो, मीकर और अवोट आदि इन क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि के क्षेत्र में इन नदियों का अपूर्व योगदान है। दक्षिण का पठार, भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर समुद्र से घिरा है। इस प्रदेश में अनेक बहुमूल्य धातुएं प्रकृति द्वारा बिखरी पड़ी हैं। द्रविड़ सभ्यता का यहाँ प्राधान्य है। अनेक जनजातियाँ जैसे कि चेचू, इरूला और कदार यहाँ रहती हैं। यहाँ की मुख्य उपज कपास है और वास्तव में भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश के बारे में तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजस्थान के ही निवासी हैं, तो हमें यहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में अच्छे से ज्ञात है। राजस्थान के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला मानी गई है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। जल के अभाव में या जल की कमी के कारण यहाँ पे खेती कम होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है ठीक से। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। जौहर प्रथा, सती प्रथा और बलिदान के लिए यह इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। जयपुर जिले में नमक की झील सांभर में है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र की भी बहुत सारी विशेषता है। समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान हैं। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, मद्रास और विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों के कारण भारत के व्यापारिक संबंध जैसे बर्मा, श्याम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान और फारस की खाड़ी आदि देशों से बने हुए हैं। हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थस्थल रामेश्वरम भी यही स्थित है, जहां अनेक श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए जाते हैं। भारत में उष्ण, शीतोष्ण और शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ प्रदेश बहुत सूखे पड़े रहते हैं। भारत का क्षेत्रफल रूस के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। भारत में भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से बहुत सारी विविधता में प्रदेश भी हमें
देखे हैं। अगली और दूसरी विशेषता है प्रजातीय विविधता। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। घुरिये ने सांस्कृतिक कार्यों और शारीरिक लक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है। इंडो आर्यन प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, पूर्व द्रविड़ प्रजाति, मुंडा और मंगोलायड। बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 बड़े भागों में विभाजित किया है। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, ब्राचिसेफाल और नार्डिक आर्य। प्रजातियों की विविधता की सविस्तार विवेचना इस पुस्तक के पहले अध्याय में की जा चुकी है, अतः छात्रजन वही पढ़ें जिससे कि आपको बता दिया गया है। भारत में द्रविड़ आर्य प्रजाति के लोग अधिकता से रहते हैं। इनके अतिरिक्त मंगोलाइड, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन आदि प्रजातियों का भी मिश्रण है। काकेशाइड, निग्रोइड आदि के शारीरिक लक्षण भी यहाँ की जनसंख्या में देखे जा सकते हैं। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा गया है। तीसरी विविधता है संजाति अथवा नर जातिकी के आधार पर विविधता। संजातीयता अर्थात नर जाति की समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जा सकता है जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति और प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हो, या संजातीयता लोगों का वह समूह होता है जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान और रहन सहन आदि समान हो। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उसे एक संजाति समूह की संज्ञा दी जा सकती है। यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संरक्षण होता हो तो उसे संजातीयता के अंतर्गत लिया जा सकता है। उसी भांति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति और मान्यता को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे संजातीय चेतना के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। एक संजातीयता समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, इसलिए संजातीयता को एक सांस्कृतिक तथ्य के रूप में भी लिया जा सकता है। इससे यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि संजातीयता एक सांस्कृतिक समूह भी है। कभी कभी संजातीयता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होती है। इस रूप में ये उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन भी मानी जा सकती है। इससे यह अर्थ निकलता है कि संजातीयता को समूह के रूप में, हितों की अभिव्यक्ति के रूप में, उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में और सांस्कृतिक समूह या तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। एक संजातीय समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन की भावना से रहते हैं और दूसरे संजातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। उनमें अहम की भावना भी पाई जाती है, इसलिए वे अपनी अपनी वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाजों और संस्कारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसे संजातीय केंद्रित प्रवृत्ति कहा जाता है। संजातीयता के आधार पर एक शक्तिशाली समूह दूसरे कमजोर संजातीय समूह का शोषण करता है, भेदभाव का व्यवहार करता है, तो समाज में असमानता, संघर्ष और तनाव का वातावरण बनता है। भारत में समय समय पर भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर अनेक झगड़े होते रहते हैं। कभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संजातीय समूह एक हो जाते हैं और दूसरे समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसी भांति एक भाषा भाषी समूह दूसरे भाषा भाषी समूह से असमानता का व्यवहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन होते हैं। गांव और नगर के आधार पर भी संजातीय समूहों में परस्पर टकराव हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संजातीयता लोगों में प्रेम, सहयोग और संगठन को बढ़ावा देती है और साथ ही दूसरे समूह के साथ भेदभाव की भावना को भी जन्म देती है। अगली विविधता है जनजातीय विविधता। जनजातीय समूह की भी अपनी संस्कृति है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78 करोड़ जनजातीय लोग रहते हैं। कुछ जनजातियां आदिम व्यवस्था में ही रहती है, जबकि कुछ ने आधुनिक सुख साधनों को अपना लिया है। देश के सभी भागों जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और असम आदि में ये लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में इन जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इनमें व्यवसाय, खान पान, रहन सहन,
वैवाहिक संबंध और रीति रिवाजों में अनेक विविधताएं मिलती हैं। ये लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करते हुए समूहों में रहते हैं। भारत में समाज की दृष्टि से भी सामाजिक विविधता पाई जाती है। ये विविधता विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जीवन में दिखाई देती है। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ लोगों में बहुविवाह मान्य है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। संपत्ति की दृष्टि से विविध रूपता है, जैसे कहीं पितृवंशीय परिवार है जिनमें संपत्ति पर पुरुष का अधिकार है तो कहीं मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। दक्षिण की व्यवस्था से उत्तर की व्यवस्था में भिन्नता है। सभी की अपनी अपनी प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार और रूढ़ियाँ आदि हैं जो विवाह, जन्म और मृत्यु के समय देखी जा सकती हैं। बंगाली, मद्रासी, कश्मीरी, पंजाबी और राजस्थानी में प्रत्येक स्तर पर विविधता के दर्शन होते हैं। अभिजात और जनसाधारण भारत में दो वर्ग हैं। यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊंचा है और अभिजात वर्ग का प्रतिशत निम्न है। जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति के पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंपरावादी भारतीय जीवन शैली को अपनाते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विदेशी और अति आधुनिक संस्कृति और उच्च व्यवसाय करते हैं। भारत में शिक्षितों का प्रतिशत 52.21 है, जो अन्य देशों की तुलना में कम ही है। इन दोनों की परंपराओं, व्यवहारों और जीवन शैली आदि में बहुत अंतर होता है। इन दोनों के मध्य संचार भी कम ही पाया जाता है। भारतीय समाज में इन दोनों वर्गों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति और शिक्षा आदि के द्वारा विविधता के दर्शन किए जा सकते हैं। भारतीय समाज को समझने के लिए भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन भी गहनता से करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, इसके 4 भाग हैं: भाषा, जातीय, धार्मिक विश्वास और व्यवहार और सांस्कृतिक प्रतिमान।